हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से हमारा चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान क्लास 7th हिस्ट्री। ओके, और लास्ट वीडियो में हमने समझा था पेज नंबर 38 पे कि ये जो दिल्ली के जो सुल्तान जो थे, ये स्पेशली इल्तुतमिश के टाइम पे, स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे, तो ये एज ए गवर्नर जो अपॉइंट करते थे, तो इनके जो स्लेव जो होते थे, जिनको मिलिट्री सोल्जर्स ये ट्रेंड करते थे, तो उन पर ये ज़्यादा भरोसा करते थे, ज़्यादा रिलाई करते थे, तो उनको ये अपॉइंट करते थे, ठीक है, बड़े बड़े पदों पर। तो इससे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी होता था। तो चलिए आगे रीड करते हैं, पेज नंबर 39 पे हमें क्या समझना है। तो देखो, रीड करते हैं, लिखा है लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, है ना, मतलब पहले के जो सुल्तान थे उन्हीं की तरह जो खलजीज जो होते थे, खलजीज एंड तुगलक मोनार्क जो शासक जो थे, उन्होंने भी अपॉइंट किया मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज, ठीक है। तो जो पहले के जो सुल्तान जो थे उन्हीं की तरह खिलजी और तुगलक ने भी अपॉइंट किया मिलिट्री कमांडर जो थे उनको एज ए गवर्नर, ठीक है। कहाँ पे? वेरिंग साइज ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज, है ना, मतलब अलग अलग साइज़ की जो टेरिटरी जो क्षेत्र थे वहाँ पर एज ए गवर्नर खिलजी और तुगलक ने भी ये जो मिलिट्री कमांडर जो थे, जो सेनापति जो होते थे इनकी सेना के, उन्हीं को अपॉइंट किया, ठीक है। आगे लिखा है दीज लैंड्स, ठीक है, ये जो ज़मीन जो होती थी वर कॉल्ड इक्ता। ओके, इनको जो ज़मीन जो असाइन की जाती थी, वेरिंग साइज ऑफ टेरिटरी लिखा है ना यहाँ पे, तो ये जो ज़मीन जो इनको असाइन की जाती थी इनको बोला जाता था इक्ता, ठीक है। कई जगह पे जीके क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। तो इक्ताज क्या होते थे? तो ये ज़मीनें होती थी, लैंड होती थी, ठीक है, जो इनको असाइन की जाती थी, और इनके जो होल्डर जो होते थे इनको बोला जाता था इक्तेदार या मुफ्ती। ओके, तो जो गवर्नर जिनको ये ज़मीनें असाइन की जाती थी उनको इक्तेदार या मुफ्ती बोला जाता था। अब जो ड्यूटी जो होती थी इन मुफ्तीज़ की, इक्तेदार्स की, क्या होती थी? टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास, ठीक है। तो इनकी क्या ड्यूटी होती थी इन मुफ्तीज़ की कि इनको जो टेरिटरी मिली है, जो इनकी इक्ताज है, ज़मीनें जो है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और जो भी मिलिट्री कैंपेन जो होते हैं उनको लीड करे, ठीक है, ये इनकी ड्यूटी होती थी। और इन एक्सचेंज, इनको एक्सचेंज में क्या मिलता था? देयर मिलिट्री सर्विस, इनकी जो मिलिट्री सर्विस जो होती थी इनके एक्सचेंज में इनको क्या मिलता था? द मुफ्तीज़ ये कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, जो भी इनको असाइनमेंट होता था, मतलब जो भी इनकी ज़मीनें जो होती थी, है ना, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी, ठीक है, तो उनकी अपनी सैलरी के लिए। तो उनको जो भी जो इक्ताज जो मिली थी वहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जो रेवेन्यू जो होता था वो इनको असाइन किया जाता था एज ए इनकी सैलरी, ठीक है। तो ये जो मुफ्ती जो होते थे इनकी सैलरी क्या होती थी कि इनकी इक्ता से जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो राजस्व जो इकट्ठा करते थे, वही इनकी सैलरी होती थी, ठीक है। अब इस सैलरी में से इनके अंडर जो सोल्जर्स होते थे इनको भी ये खुद ही पेड करते थे। देखो आगे लिखा है दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज़, ठीक है। तो इस रेवेन्यू से इनके जो सोल्जर्स होते थे, जो इनके अंडर जो रहते थे, उनको ये सैलरी ये पे करते थे इस रेवेन्यू से। आप देखो, कंट्रोल ओवर मुफ्तीज़ वॉज मोस्ट इफ़ेक्टिव। अब ये जो मुफ्तीज़ जो थे इन पे कंट्रोल करने की भी ज़रूरत थी, है ना, क्यों? क्योंकि अब देखो इनको ज़मीनें दे दी गई, इनकी खुद की ज़मीनें होगी ना वो, ठीक है, और फिर वहाँ पे ये सोल्जर्स वगैरह भी रख सकते हैं। एक तरह से इनका एक छोटा सा किंगडम टाइप आप समझ सकते हो, छोटा सा, है ना। अब देखा था ना हमने सेकंड चैप्टर में क्या समझा था, वहाँ पे यही तो था कि छोटे छोटे सामंत होते थे, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट होते थे, मेन जो रूलर होते थे उनके, फिर वो अपनी सामंत जो होते थे छोटे छोटे, ये अपनी अपनी पावर को कंसोलिडेट करते थे और रिबेल कर देते थे और ख़ुद को इंडिपेंडेंट रूलर वहाँ पे ये स्थापित कर लेते थे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन ना आए, ठीक है। हिस्ट्री होती क्या है, इतिहास होता क्या है, यही होता है कि हम सीखते हैं जो पहले हुआ उस तरह की सिचुएशन अब ना आए, तो उसमें कुछ रिफॉर्म करके तो वही उससे सीख ली जा सकती है,
ठीक है। तो इन लोगों ने किया, ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान जो थे उन्होंने यही किया कि ये जो मुक्तीज़ जो थे, ठीक है, इनको कंट्रोल किया। कैसे किया देखते हैं। कंट्रोल और मुक्तीज़ वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ़ देयर ऑफिसेज वॉज नॉट इनहेरिटेबल। मतलब कि देखो, कंट्रोल करना इन मुक्तीज़ पर मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या था कि इनके जो ऑफिसेज होते थे, देयर ऑफिसेज मतलब इनके जो पद होते थे, वॉज नॉट इनहेरिटेबल, मतलब वो वंश परंपरा पर आधारित नहीं थे। इनहेरिटेबल मतलब कि जैसे एक मुक्ति है तो भाई बाद में उसके जो भी बेटे होंगे या फैमिली में जो भी होगा वो मुक्ति बनेगा, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इनहेरिटेबल पद नहीं थे उनके। एंड इफ़ दे वर असाइन इक्ताज, ठीक है ना, और जब उनको ये इक्ताज जो असाइन किए जाते थे फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड बिफोर बीइंग शिफ्टेड, ठीक है, एक तो इनको कुछ टाइम के लिए ये असाइन किए जाते थे, इनकी इक्ताज होती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वे एक बार इनको जो इक्ताज जो ज़मीन जो अलॉट जो असाइन कर दी गई वो हमेशा इनके पास रहेगी, नहीं, इनको शिफ्ट कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे जॉब पे होते हैं ना कि कोई एक ऑफिसर है, उसको कभी किसी स्टेट में, कभी एक स्टेट से एक स्टेट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, ना, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह ये जो इक्ताज जो होते थे इनको भी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रखा जाता है, तो फिर इनको शिफ्ट कर दिया जाता था दूसरे इक्ताज में। ओके, सो ये किया इन्होंने इनको कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो लेट्स रीड नेक्स्ट लाइन। ओके बच्चों, तो देखो आगे लिखा है दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है। तो कौन सी हार्श कंडीशंस, मतलब मुश्किल, कौन सी मुश्किल कंडीशन, इक्ताज की सर्विस की कंडीशन, ठीक है, इनको वर रेगुलरली इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इनको रेगुलरली मतलब बहुत कठोरता से इम्पोज किया जाता था, पालन किया कराया जाता था। कब? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, ठीक है। तो ये जो हार्श जो कंडीशंस जो होती थी इनको कठोरता से लागू कराया जाता, रेगुलरली लागू कराया जाता था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट बाय द मुक्तीज, ठीक है। अब अकाउंटेंट्स कौन होते हैं पता है ना, जो हिसाब किताब रखते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखे तो, ठीक है। तो देखो अकाउंटेंट जो होते थे वो भी अपॉइंटेड किए गए थे इन मुक्तीज के जो रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे ये, तो उसका हिसाब किताब जो भी है उसको अमाउंट जो होता था उसको चेक करने के लिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं था कि भाई कलेक्ट कितना किया बताया, कितना खुद की जेब में कितना गया है ना, वो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अकाउंटेंट होते थे बाकायदा, वो पूरा चेक करते थे कितना रेवेन्यू आया, कितना कलेक्ट किया, ठीक है। अब care was taken that the muktis collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। अब देखो और किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाता था कि इस बात की बड़ा टेक केयर की जाती थी, ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो कलेक्ट करते हैं ना टैक्सेस, वो प्रिस्क्राइब हो, जो कि बाय द स्टेट, मतलब कि राज्य द्वारा निर्धारित, प्रिस्क्राइब मतलब निर्धारित, जो राज्य ने निर्धारित किए हैं वही अमाउंट में वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखा जाता था कि जो वो सोल्जर्स रखते थे ना अपने अंडर, तो वो कितने रखेंगे, कितने सोल्जर्स की ज़रूरत है, ये स्टेट ही बताएगा, ये रूलर ही उन्हें बताएगा, अपनी मर्जी से नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कितने भी सैनिक रख ले, है ना। तो इनको कंट्रोल करने के हर तरीके यहाँ पे अपनाए गए थे। ओके, सो समझ में आया यहाँ पे। ओके, रीड करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा है एज द दिल्ली सुल्तान ब्रोट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है। जो दिल्ली के जो सुल्तान जो थे इन्होंने जैसे ही अपने अंडर किया जो हिंटरलैंड जो होते थे, ठीक है ना, सिटीज़ के, मतलब हिंटरलैंड जो भीतर के जो मुख्य जो प्रदेश होते थे, ठीक है, उनको जैसे इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, और तो इन्होंने क्या किया कि दे फोर्स द लैंडेड चिफ्टियंस द सामंताज एरिस्टोक्रेट एंड रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी,
तो वहाँ पर जो लैंड चिफ्टियंस मतलब जो भूमि के वहाँ के सरदार वगैरह जो होते थे, मतलब सामंता एरिस्टोक्रेट जो भी होते थे, जो रिच लैंडलॉर्ड जो होते थे, उनको फोर्स किया कि वो उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। अब अंडर द अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे द स्टेट ब्रोड द असाइनमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द ओन कंट्रोल। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये जो टैक्स कलेक्शन का जो काम जो होता था, असाइनमेंट जो होता था रेवेन्यू का, ये उन्होंने स्टेट के कंट्रोल में, मतलब जो रूलर जो था खुद उसके कंट्रोल में आ गया था, है ना। अब कोई मुक्ति कोई मतलब ये जो सामंत वगैरह जो थे ये लोग कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये स्टेट के मामला हो गया था, राज्य का। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टियंस टू लेवी टैक्सेस वर कलेक्टेड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। अब जो राइट जो था, मतलब अधिकार जो था, ये जो लोकल जो सरदार वगैरह जो होते थे, इनका टैक्स कलेक्टेड का मतलब टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है, वो इनसे छीन लिया गया था। और खुद इनको दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, खुद ये जो लोकल जो सरदार वगैरह जो होते थे, इनको भी कहा गया कि भाई आप लोग भी फोर्स किया गया टैक्स पे करोगे। ठीक है। एक तो इनका राइट जो भी अधिकार जो था, इनके पास जो भी ज़मीन होती थी वहाँ से ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो राइट इनसे ले लिया गया था, और खुद इनको भी फोर्स किया गया कि आप लोग भी टैक्स पे करोगे राजा को। ठीक है। अब द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे, सुल्तान के प्रशासक वगैरह जो होते थे, मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट। ठीक है। लैंड जो थी, ज़मीनें जो होती थी, उनको मेज़र किया गया। ठीक है। और उनका पूरा ब्यौरा रखा गया। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टियंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सुल्तान्स एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड एसेसर्स। अब देखो क्या हुआ कि ये जो चिफ्टियंस मतलब ये जो सामंताज लैंडलॉर्ड जो भी होते थे, ठीक है, इनसे अधिकार ले लिए सारे। ठीक है। और इनको भी बोला गया भाई टैक्स आप पे करोगे। तो कहाँ से पे करेंगे, ये ना, रोज़गार चाहिए ना सभी को। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुल्तान के सर्विस शुरू कर दी। किस काम की? ये जो रेवेन्यू कलेक्ट जो होता था, तो इसका कलेक्टर, इसको रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है। एक सर्विस के तौर पे उन्होंने अब वहाँ पे सर्विस शुरू कर दी थी सुल्तान के यहाँ, इन लोगों ने, किन्होंने, और जो चिफ्टियंस जो थे, लैंडलॉर्ड जो थे, इन्होंने, और एसेसर्स मतलब कि सारा हिसाब किताब लगाना, कितना कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, ये भी तो उन्हें पता होता था ना, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन होती थी। तो इससे राजा को, जो सुल्तान जो होते थे, उसको भी हेल्प मिलती थी, और इनको सर्विस मिल गई थी। ये काम हुआ यहाँ पे। ठीक है। अभी देवर जो टैक्सेस जो होते थे, ठीक है, उस टाइम पे जो टैक्सेस लिए जाते थे वो 3 टाइप्स के टैक्स थे। कौन कौन से थे? ऑन द कल्टीवेशन, जो खेती पर जो लिया जाता था, ठीक है, उसको बोला जाता था खराज। ठीक है। जो खेती पर जो टैक्स लिया जाता था उसको खराज बोला जाता था। 3 टाइप के टैक्स लिए जाते थे। ठीक है। और ये खराज कितना होता था? अमाउंटिंग ऑफ अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। ठीक है। वो जो पीजेंट, जो किसान जो होता था, वो उसका जो भी प्रोडक्शन जो होता था, है ना, जो भी वो प्रोड्यूस करता था, उसका 50% टैक्स के रूप में ले लिया जाता था, और उस टैक्स को क्या बोला जाता था? खराज। और देखो कैटल्स पे भी, जो मवेशी वगैरह जो रखते थे ये, ठीक है, किसान पीजेंट्स, तो उनके ऊपर भी टैक्स लिया जाता था, और हाउसेज, ऑन हाउसेज और घरों पर भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। आगे क्या लिखा है देखते हैं। तो देखिए आगे लिखा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमाइंडेड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। It was difficult to control distant provinces like Bengal and Delhi and soon after annexing southern India। ठीक है। अब कहा गया है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब ये भी कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, याद रखना, टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट जो था। अब जहाँ भी सब कॉन्टिनेंट की बात आ रही है, मतलब इंडिया की बात आ रही है। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हिस्से आते थे, क्लास में बताया था ना आप लोगों को। ठीक है।
तो जो सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट जो था, इसका काफ़ी बड़ा पार्ट, ठीक है, अभी भी इन्होंने काफ़ी बड़ा पार्ट तो अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन अभी भी कोई छोटा सब कॉन्टिनेंट थोड़ी ना था ये, ठीक है। तो इस काफ़ी सारा जो पार्ट जो था इस सब कॉन्टिनेंट का, वो अभी भी इनके लिए, इनके कंट्रोल से आउटसाइड था, बाहर था, ठीक है, जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये भी इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था वो अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं था, बहुत सारा हिस्सा अभी भी इनके कंट्रोल से बाहर था। तो जैसे कहा है कि यहाँ पे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है ना, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था कंट्रोल करना डिस्टेंस प्रोविंस, जो दूर दूर के जो प्रोविंस मतलब जो क्षेत्र जो होते थे, लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, है ना। बंगाल आपको पता है ना, मैप में देखा है कहाँ है और कहाँ पे दिल्ली है, तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है ना दोनों क्षेत्रों में। एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउदर्न इंडिया, और फिर बाद में इन्होंने जो साउथ इंडिया पे भी मिलिट्री कैंपेन किए थे, देखे थे ना मैप पे हम लोगों ने, ठीक है। तो उन सारे जो सब कॉन्टिनेंट के जो पार्ट थे, ठीक है ना, दूर दूर के जो इलाके जो थे, इनको एक साथ कंट्रोल में रखना इतनी आसान भी बात नहीं थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था दिल्ली सुल्तानों के लिए। अब द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब ये जो दूर दूर के जो इलाके जो होते थे ये इंडिपेंडेंट हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे। यहाँ पे देखो लिखा है इवन द गैंगटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, मतलब गंगा का जो प्लेन इलाका, ठीक है, जहाँ पे कि फॉरेस्ट एरिया जो था वो, और दैट दिल्ली सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेंट्रेट, जो दिल्ली सुल्तान के जो फोर्स जो था, है ना, उनका जो दबाव जो था, अधिकार जो था, तो वहाँ पे वो नहीं रह पाता था, ठीक है। तो लोकल जो चिफ्टियंस, जो सरदार जो लोकल जो होते थे, वो एस्टेब्लिश कर लेते थे उनका रूल, देयर रूल इन दीज रीजन, ठीक है, इन क्षेत्रों में वो अपना रूल, अपनी इंडिपेंडेंस फिर से एस्टेब्लिश कर लेते थे। और सम टाइम क्या होता था, कई बार होता था कि रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक could force their control in these areas but only for short duration, ठीक है, ये अपना कंट्रोल वहाँ पे करने की कोशिश करते थे और कंट्रोल हो भी जाता था, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े टाइम के लिए ऐसा वो कर पाते थे। ओके।